Hello, dear students of Standard 12th. You belongs to Sri Mahavir Marwadi Junior College of Science. Myself, biology teacher Ajay Shamka. Our today's topic is reproduction in lower and higher plants. It's very difficult for me कि आप लोग को बिगर देखे मुझे चैप्टर को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, और आप लोग को भी बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा होगा कि बिगर टीचर को देखे आप लोग चैप्टर्स की डेप्थ तक समझने में आपको आसानी जाएगी. So as per chapter reproduction, it's familiar word as you know regarding reproduction. आपको मालूम है रिप्रोडक्शन यानी क्या है? आप स्टैंडर्ड 6-7 से इस टर्म को नॉलेज में लेके रखे हो. इट्स इजी वर्ड रिप्रोडक्शन. You can define it is as ability of organism to produce new individual similar to themselves in most of the characters is called as reproduction. Even you know some basic importance of reproduction कि ये reproduction term जो है क्यों हर living organisms में ये टर्मिनोलॉजी का उपयोग होता है, क्यों ये reproduction phenomena को to reproduce बोला जाता है, to produce बोला जाता है, so that new organisms are always formed. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हर लाइफ, चाहे वो प्लांट की हो, एनिमल की हो, बैक्टीरिया की हो या कोई वायरस की हो, वो न्यू जनरेशन क्यों फॉर्म करते हैं, और न्यू जनरेशन जो फॉर्म हो रही है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और यू मे कॉल व्हाट इज द बेनिफिट. इट्स अ बिग टॉपिक जिसको अपन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है मालूम रहनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन जो टर्म है वो क्यों यूज किया जाता है. When you observe the life, in every life you will observe some phenomena are there, you called it life processes, जो आप लोग ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. जैसे एक टर्म का नाम मैं आपको बोल रहा हूँ रेस्पिरेशन. कम ऑन सेकंड टर्मिनोलॉजी कॉल्ड ग्रोथ. नेम ऑफ थर्ड टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एक्सक्रीशन. नेम ऑफ फोर्थ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड न्यूट्रिशन. नेम ऑफ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कॉल्ड सर्कुलेशन. ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसकी बदौलत लाइफ बनती है, और उसी लाइफ से अपना जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी वो डेवलप हुआ है. तो उसी टर्मिनोलॉजी में एक टर्मिनोलॉजी के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे. यू कॉल इट एज रिप्रोडक्शन. इतना बड़ा चैप्टर है कि उसको 2 चैप्टर में कन्वर्ट किया गया है. ठीक है, एक चैप्टर 1 रिलेटेड टू प्लांट्स और चैप्टर 2 में है रिलेटेड टू एनिमल्स. तो आज अपन डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. नाउ ऑब्जर्व द फर्स्ट स्लाइड. In first slide, you will observe the definition. The definitions which are used in biology subject should be exact as per given data. इसलिए कोई भी टॉपिक को चालू करने के पहले आप लोग ध्यानपूर्वक उस टॉपिक को ध्यान से सुने, नॉलेज को अडॉप्ट करें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए. फॉर दैट you should write each and every definitions, and wherever diagrams will come, wherever examples are there, you want to draw it and label it. Now first of all, definition. It is a biological process in which an organism give rise to young ones or offsprings. Offspring means you call it new generation. Offsprings को आप क्या बोलोगे? New generation. तो reproduction के दौरान जो भी नया organism develop होता है, that organism always remains similar. हर organism जो भी develop होगा वो हमेशा क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा. ठीक है, इसका मतलब यू मे कॉल रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट रिजल्ट्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, दैट रिजल्ट्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. अब देखिए सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. इस प्रकार एक ऑर्गेनिज्म अगर है तो उस ऑर्गेनिज्म की जवाबदारी बनती है कि वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता जाए, नई जनरेशन बनाता जाए, जिससे वो एक पॉपुलेशन बना लेगा, और वो पॉपुलेशन फिर से नई पॉपुलेशन बनाएगी, सो दैट एवरी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज मस्ट. अगर कोई ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन न बना पाया, वो रीडेवलप नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. इसलिए नेचर चाहता है कि रिप्रोडक्शन फिनोमिना के द्वारा हर ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को डेवलप करे, और उस डेवलपमेंट के दौरान
वो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग एरिया में, अलग अलग हैबिटेट में वो ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुली सर्वाइव करे, भले वो सीजन उसको कोई भी मिले. दैट्स व्हाई सम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन नेचर in different climatic conditions. Is it clear? Now, when you observe the importance of reproduction, you should know very well that it's an essential process to continue and maintain the species. क्या बोला मैं? ये बहुत essential process है जो हर ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू रखेगी, जिससे स्पीसीज जो है उस ऑर्गेनिज्म की क्या रहेगी, नेचर में मेंटेन रहेगी. सेकंड, आप इंपॉर्टेंस बोल सकते हो कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी फिनोमिना जो इंक्रीज करती है ऑर्गेनिजम्स के नंबर को, सो दैट पॉपुलेशन राइजेस. ठीक है. थर्ड फिनोमिना को आप बोल सकते हो, इट रिप्लेस द इंडिविजुअल किल्ड बाय डिफरेंट मेथड्स बाय प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल. क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी रहते हैं जो पूरी लाइफ नहीं जी पाते, उनकी बीच में ही डेथ हो जाती है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स उस पॉपुलेशन को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सो दैट अगेन द रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स. और द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिप्रोडक्शन का, it supports the process of evolution and transmit some heredity characters from parents to offsprings. तो ये जो मेन बेसिक इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन के, उस बेसिस को अगर देखकर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वन रिप्रोडक्शन यू कॉल इट एज asexual reproduction and one reproduction you call it as sexual reproduction. Even asexual reproduction you may call a new word called apomixis, जो जनरली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे बायोलॉजिकल वर्ड जो है काम में आएंगे. दैट्स व्हाई asexual reproduction is also called as apomixis. So when you observe the definition of asexual reproduction, ऑलरेडी आप 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, 11th में भी अपन ने डिस्कस किए हैं. इट्स वेरी इजी. asexual reproduction और sexual reproduction में आप देखोगे कि there are large number of differences. और ये छोटे छोटे डिफरेंसेस भी बच्चे जो है कई बार, आप लोग जो है कई बार गड़बड़ कर देते हो और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिख नहीं पाते. पहले तो ध्यान रखिए कि कुछ बेसिक फीचर्स है रिप्रोडक्शन के, जिसके भरोसे नई ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप होते हैं. उसमें क्या चाहिए हर ऑर्गेनिज्म को? हर ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए उसमें रिप्लिकेशन मेथड होनी चाहिए जो डीएनए को रिप्लिकेट कर सके. सेकंड, मेथोलॉजी रहनी चाहिए हर ऑर्गेनिज्म के पास में कि वो सेल को डिवीजन ले सके, सेल का डिवीजन हो सके, जिसके जो कि माइटोसिस प्रोसेस होता है, मियोसिस प्रोसेस होता है, एमाइटोसिस प्रोसेस होता है. थर्ड प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज डेवलप होनी चाहिए. रिप्रोडक्टिव बॉडीज अगर डेवलप नहीं हो पाई प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. उसके बाद फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडी यूनिट्स, सो दैट in asexual reproduction you will observe there is formation of gametes and there is formation of sex cells. ठीक है. तो ये बेसिक फीचर्स जो रिप्रोडक्शन के हैं, जिसको आप बेसिक पॉइंट्स बोल सकते हो, ये दोनों, ये सभी पॉइंट्स हेल्प करेंगे दो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. वन इज asexual and one is sexual. Now observe the definition. It is the reproduction by single parent without formation of gametes. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है डेफिनेशन, इट इज द रिप्रोडक्शन इन व्हिच टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व्स विद द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट्स. इसका मतलब एक रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन लगता है और एक रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं लगता. ठीक है. लेकिन गैमीट फॉर्मेशन नहीं लग रहा हो या लग रहा हो, लेकिन सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है. बिगर सेल डिवीजन के लिए, बिगर सेल डिवीजन के नया ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होता, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म जो डेवलप करता है अपने ऑफस्प्रिंग, उस ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स उसके किसके रहेंगे, पेरेंट्स के रहेंगे. इसका मतलब हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है. इज इट क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट वन. फर्स्ट ऑफ ऑल we will study regarding asexual reproduction in detail. You know, regarding definition as per bookish language, the offspring developed by asexual reproduction are exact copy of their parents. They are genetically identical. ध्यान रखिए वर्ड genetically identical. Hence they are termed as clones. इसलिए उस टर्मिनोलॉजी को क्या नाम दिया गया है, क्लोन. इसका मतलब asexual reproduction के दौरान जो भी नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा वो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर रहेगा. और मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको बोला जाता है CLONES, क्लोन्स. मार्क कर लीजिए, नोट्स में डेफिनेशन एंट्री कर लीजिए. ठीक है. एमसीक्यूज में इस प्रकार के वर्ड्स जो है अपने को कई बार फिर तकलीफ देते हैं.
Now, asexual reproduction is common in unicellular organism, in plants and in animals having simple organization. ऐसे plants, ऐसे animals जो काफी simple methodology से develop हुए हैं, सेल से टिश्यू से डेवलप हुए हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा देखा जाता है. और इनके थ्रू जो पॉपुलेशन डेवलप होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दे आर मेनी. बट एवरी टाइम अगेन यू शुड नो सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपको मालूम होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. तो मैं देखिए वन बाय वन बोलता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि वो हमेशा यूनिपेरेंटल रहता है. Now what do you mean by uniparental? In asexual reproduction only one parent is involved. अगर कोई एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उस रिप्रोडक्शन को बोला जाता है यूनिपेरेंटल. सेकंड पॉइंट है देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट. यहाँ पर कोई सेक्स सेल की जरूरत नहीं पड़ती, सेक्स ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता. थर्ड है देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ एनी मियोसिस फिनोमिना. यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मियोसिस फिनोमिना का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. इसका मतलब वन पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट नहीं होते. देन फिफ्थ वन, देयर इज नो वेरिएशन. रिप्रोडक्शन के थ्रू नया जनरेशन जो भी डेवलप होगा उस जनरेशन में कोई वेरिएशन नहीं रहेगा. नया जनरेशन जो भी डेवलप होगा ऑफस्प्रिंग, इट इज ऑलवेज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, मींस आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होता है इसलिए अपन ने वहां पे एक बायोलॉजिकल वर्ड यूज किए थे, क्लोन्स. मींस नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डज नॉट सपोर्ट इवोल्यूशन. इसका मतलब नया जनरेशन जो भी डेवलप होगा वो पैरेंटल कैरेक्टर का ही रहेगा, उसमें कोई एडवांस कैरेक्टर नहीं रहने वाले, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन क्रिएट नहीं करता. इट्स अ रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. रैपिड मेथड मींस as when you compare it with sexual reproduction, it requires less time to develop new young ones. That's why you call it rapid method of multiplication. Reproductive units are called as blastocs. Reproductive units को एक वर्ड बोला गया है, blast. Now come to different types of asexual reproduction. Number first method you call it fragmentation. ये भी वर्ड आप लोग ने हाई स्कूल लेवल से पढ़ा है. कम टू फर्स्ट वन, फ्रेगमेंटेशन. ऑब्जर्व कीजिए, व्हेन यू ऑब्जर्व द फ्रेगमेंटेशन टर्म, कर्सर देखिए, ऑब्जर्व द स्पेलिंग्स आल्सो. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ ईच. You call that piece as fragment, and each and every fragment under favorable condition grow into a new individual. That method is called as fragmentation. The best example is when you observe one algae called Spirogyra. पानी अवेलेबल है, either the water may be a river water. In that water, if a plant is there, you call that plant as Spirogyra. Observe the plant. Already we have observed it under microscope in laboratory. एक सिंगल प्लांट दिख रहा है आपको स्पायरोगायरा का, ग्रीन कलर का है, ऑटोट्रॉफिक है. अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर वो प्लांट ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो हर टूटे हुए पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंट. नाउ ईच एंड एवरी पीस ऑफ दैट फ्रैगमेंट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इट स्टार्ट्स टू डेवलप ए न्यू जनरेशन. इट स्टार्ट्स टू डेवलप ए न्यू जनरेशन. वहां देखिए डायग्राम में आप देख रहे हो, एक प्लांट है, वो एक प्लांट से आपको 2 प्लांट मिल गए. यू कॉल दिस 2 प्लांट एज डॉटर प्लांट्स, and these 2 daughter plants are exactly similar to parent. Is it clear? Diagram बना लीजिएगा. Now come to next one. Next method is called budding. Next method is called as budding, or you may call it bud. When you observe this method called budding, which is again a type of asexual reproduction, when you observe it under a organism called yeast, the cell division is unequal. When you observe the yeast organism, the cell division is always unequal and small buds are produced on parent body. अब देखिए डायग्राम में ऑब्जर्व कीजिए, एक पेरेंट बॉडी है ईस्ट का, उस ईस्ट के पेरेंट बॉडी की सरफेस पे एक नया ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप हो रहा है. वो न्यू ऑर्गेनिज्म जो सरफेस पे डेवलप हुआ है, यू कॉल्ड इट बड. हल्का सा आउटग्रोथ डेवलप हुआ है, यू कॉल्ड दैट आउटग्रोथ एज बड. इनिशियली ये जो बड डेवलप हुआ है ये काफी स्मॉल है, बट वंस द ग्रोथ स्टार्ट्स इट सेपरेट्स फ्रॉम पेरेंट बॉडी. लेकिन जैसे ही उस बर्ड की आउटग्रोथ की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो वहां से सेपरेट हो जाता है. एंड वंस इट स्टार्ट सेपरेटिंग, इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू ए न्यू इंडिविजुअल. वो डेवलप होके न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है.
Similarly, observe in Hydra also. Is it clear? बट समझ में आया आप सबको? एक पेरेंट सेल में अनइक्वल डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, उस माइटोटिक डिवीजन के थ्रू एक आउटग्रोथ डेवलप होगी, उस आउटग्रोथ को अपन बर्ड बोलेंगे, वो बर्ड डिटैच हो जाएगा, उसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, तो जैसे ही फॉल होगा अगेन एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, एंड दैट न्यू ऑर्गेनिज्म अगेन बिकम मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली सिमिलर, and you call this method as budding. You call this method as budding. Now come to the next one. Next method of reproduction is called zoospore formation. Next method of reproduction, you call it as zoospore formation, or you might call it as sporulation. You may call it as spore formation. अलग अलग terminologies जो है यहाँ पर use होती है. Observe the terminologies carefully. A very easy topic. Sporulation is the formation of minute single-celled thin-walled spatial asexual reproductive structures. You call it spores. क्या बोला गया है sporulation को? It is the formation of minute single-celled microscopic thin-walled spatial spores are formed. That spatial spores which are formed by any organism are called as asexual reproductive spores, and you call that asexual reproductive spore as zoospores. उसको क्या बोला गया है? Zoospores. Observe the diagram carefully. Name of that plant is called Chlamydomonas. Pronunciation ध्यान से देखिए, Chlamydomonas. It's a algae. ये algae का plant है, aquatic plant है. यहाँ पर मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स डेवलप करता है. ये मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स डेवलप करता है मींस एक बॉडी है जिसको जूस्पोरेंजियम बोला जाएगा, जो एक पेरेंट सेल है. मैच्योरिटी के बाद उसने अपने बॉडी से वो दहीस हुआ, दहीस होने से अपने बॉडी से उसने क्या किया? स्पोर्स डेवलप किया. जितने भी स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं उनमें हेयरी प्रोजेक्शंस है. These hairy projections are called flagella, and due to presence of these hairy projections flagella, they are called zoospores. Means they are motile. इसलिए यहाँ पर क्या word use किया गया है? They are always motile asexual reproductive parts, and these asexual reproductive parts are helpful to locomote, so that organism starts developing everywhere. Wherever there is water, this type of plant starts developing, and you call that method as zoospores. और उस method को क्या बोला जाएगा? Zoospores. Come to next one. Name of next method is called binary fission. Name of next method is called as binary fission. It is again a type of asexual reproductive body. ठीक है, binary fission भी एक टाइप का asexual reproductive body है. इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन, कैसे लिखेंगे? A single celled organism of kingdom Monera and protist reproduced by simple cell division, and you call that simple cell division as binary fission. The cell divides into two halves. Each half develop into a new adult organism, which is best observed in plant like amoeba and paramecium. आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसा फिजन है, ये एक ऐसा डिवीजन है जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म की मदद से दो ऑर्गेनिजम्स डेवलप करेगा, और दो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होंगे वो डॉटर ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे. और जो डॉटर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं, वो जो टेक्निक, जो मेथोलॉजी यहाँ पर यूज की गई है, उस मेथोलॉजी को बोला गया है बाइनरी फिशन. ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली. बाइनरी फिशन में देखिए अमीबा का एग्जांपल दिया हुआ है. सबसे पहला पेरेंट ऑर्गेनिज्म है. इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म में देखिए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस हेल्प्स इन सेकंड डायग्राम. ऑब्जर्व इट. द न्यूक्लियस हेल्प्स टू डिवाइड. ठीक है, न्यूक्लियस डिवीजन में हेल्प कर रहा है. उस डिवीजन में हेल्प करने के कारण अल्टीमेटली व्हेन यू ऑब्जर्व द थर्ड डायग्राम, both the nucleus they divides into two, so that at last you will observe two organisms are formed. दो organisms separate हो गए. separate हो गए means एक single parent organism से दो daughter organisms develop हो गए. You call that method as binary fission, which is starts developing by nucleus. Now observe a next topic, a type of again asexual reproduction, but here the asexual reproduction takes place by non-motile spores. इसके पहले अपन देखे थे मोटाइल स्पोर्स के बारे में, and
In motile spores, you call that term as zoospores. Sporulation के example में था. Now here we will observe non-motile spores, and that non-motile spores which is kept in sporulation terminology. Now here you call it conidia. Here you call it conidia. When you observe the conidia, these are again asexual spores of fungus. When you observe the fungus, the best example is Penicillium. In Penicillium, the conidia formation takes place by phenomena called mitosis. Even you may call conidia or non-motile spores produced exogenously by constriction of tip of spatial hypha branch known as conidiophore. इसका मतलब आप डायग्राम में देखिए ध्यानपूर्वक. डायग्राम में आपको कोनिडियोफोर दिख रहा है, इसका मतलब स्टॉक दिख रहा है. उस स्टॉक के ऊपर में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स जैसे स्ट्रक्चर्स जो है अपीयर हो रहे हैं. These small type of spores which are arranged in a chain, they are called as conidia. Once air blow, at that time every conidia they separates, and once they fall in any area, they start developing a new generation. Again, that new generation exactly becomes similar to their parent, so that in conidia also you will observe a clone organisms are formed, which is best observed in a phylum called Ascomycetes. Ascomycetes fungus में जितने भी organisms में, उनमें सब में कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा ही न्यू जनरेशन फॉर्म होती है. और वो जो स्टॉक कोनिडिया को डेवलप करता है, स्पोर्स को डेवलप करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी को डेवलप करता है, दैट स्टॉक इज कॉल्ड एज conidiophores. You call it conidiophores. Okay, इतना